लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? पैरामीटर्स। हाँ, लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर जो पैरामीटर जो निकालना था वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कैस्केडिंग ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब देखो हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक एम्पलीफायर में उसका वोल्टेज गेन क्या होता है, करेंट गेन क्या होता है, उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। सिंपल जब एक कॉमन इमीटर हम बात कर रहे हैं, कॉमन इमीटर किसी भी एक एम्पलीफायर की जब बात करते हैं तो उसका क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कैसे होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो हाँ, दिख रहा है सबको? अब देखो कैस्केडिंग मतलब क्या होता है, किसी को समझ आइडिया है कैस्केडिंग मतलब क्या होता है? Yes, sir. हाँ बोलो। Joining. हाँ देखो अब हम तुमको बताते हैं। किसी के आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कैस्केड। ओके, अब यहाँ याद करो, हम ऐसे जनरली हम लोग पढ़े थे, अच्छा नेटवर्क एनालिसिस में याद होगा कि 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग पढ़े थे कि जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर। सर कैस्केडेड एक बार और बताइए ना। हाँ आ रहे हैं वहाँ, उस पॉइंट पे आ रहे हैं, कंप्लीट नहीं किया अभी देखो जिस तरह से हम लोग पढ़े थे वहाँ पर जेड पैरामीटर हम यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कैस्केडेड मतलब क्या होता है कि एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है सेकंड एम्पलीफायर का जो इनपुट से कनेक्ट रहेगा, दिस इज कॉल्ड द कैस्केडेड। ठीक है, सपोज डेट मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मान लो कोई एक एम्पलीफायर है, सपोज डेट A1 एम्पलीफायर है। ठीक है, A1 एम्पलीफायर है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम्पलीफायर 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव करता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर मान लो कि इनपुट हो गया, यहाँ से क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, ये क्या है, मान लो दिस इज कॉल्ड द आउटपुट, दिस इज कॉल्ड द इनपुट। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं ना एम्पलीफायर 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, इनपुट टर्मिनल क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अब देखो यहाँ पर देखो अब दूसरा एम्पलीफायर है। अब दूसरा एम्पलीफायर का जो इसका इनपुट है, इसका इनपुट फर्स्ट वाला का आउटपुट के साथ करके कैस्केडिंग कनेक्ट कर दिए। क्या किया, कनेक्ट किए। इसका जो सेकंड एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो थर्ड एम्पलीफायर के इनपुट से कनेक्ट कर दिए। इस तरह से जो हम लोग कम्बिनेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कैस्केडेड एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं, this communication is called these are the combination is called cascaded amplifier। अब ऑलरेडी हम अब क्वेश्चन है क्यों करते हैं कैस्केडेड एम्पलीफायर? किसी कोई आइडिया कैस्केडेड हम लोग क्यों करने जा रहे हैं? अच्छा सिंपल बात करते हैं, कॉमन एमिटर में गेन को बढ़ाने के लिए गुड, गेन को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखो अच्छा सिंपल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कॉमन एमिटर का करंट गेन कितना होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है? एग्जाम में जनरली दिया हुआ रहेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है बताए थे, क्या लेना है बाय डिफॉल्ट? 100 सर। 100 गुड, हाँ 100, लेकिन जनरली एग्जाम में तुम्हारा या 50 और या 80 या 100 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जो भी हो, अब तुम्हारा गेन है 100, मतलब अब गेन को हमें चाहिए 1000, तो 1000 गेन को करने के लिए एक एम्पलीफायर से काम होगा नहीं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कैस्केडिंग कर रहे हैं। कैस्केडिंग करने से क्या होता है कि गेन को इम्प्रूव हो रहा है। और गेन कैसे इम्प्रूव होगा अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर इस तरह से कैस्केडिंग समझ में आ गया कि इस तरह से सर्किट कैस्केडिंग हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर देखो मान लो, अब देखो यहीं पर जो भी सर्किट था, कहाँ सर्किट था, देखो ये जो हम लोग जो सर्किट बनाए हुए थे, ये A1 A2 A3, मान लो 3 स्टेज का बात करते हैं। 3 स्टेज का
अब A3 का जो आउटपुट होगा, अब इस 3 स्टेज का अब तुम टोटल कंबाइन का तुम वोल्टेज गेन निकालो। अब टोटल कंबाइन का जब वोल्टेज गेन निकालेंगे तो क्या होगा, सोचो क्या होता है। टोटल कंबाइन का जब वोल्टेज गेन निकालेंगे तो वोल्टेज गेन इक्वल टू होता क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब देखो ये तीन जो कंबाइन हो गया, ये क्या हुआ एक तरह, अभी मान लो कि पूरा एक सिस्टम है, अभी 3 कंबाइन का जो A3 का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, टोटल कंबाइन का आउटपुट। हम मान लो कि यस सम। हाँ, अभी हम 3 स्टेज की बात कर रहे हैं। मान लो 3 स्टेज का एम्पलीफायर को हम कैस्केडिंग करते हैं, ये 3 स्टेज का जो आउटपुट होगा, मतलब A3 का जो आउटपुट होगा, दिस इज कॉल्ड द कंबाइन का आउटपुट। हम सबसे पहले सबसे पहले हम वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख रहे हैं। वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज, यही होता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या है, V3, जो हम एग्जांपल लिए वहां पर डिस्कस कर रहे हैं, V3 अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या है, V1। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं V3, ध्यान देना, V3 अपॉन, अब जो A3 जो एम्पलीफायर था उसका इनपुट कुछ तुम्हारा अपना नाम प्लेस कर दो, जो भी नाम देना है, 3 इनपुट कर दो। यहाँ पर थोड़ा सा इस पे 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड में दिखाइए ना सर। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करने दो तब तुमको हाँ ठीक है। हाँ देखो, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन है, ध्यान देना, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर भी हम जब ध्यान देना सुनना, आउटपुट वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ ध्यान देना, जो हम एग्जांपल लिए हैं A1 A2 A3 इस तरह से कैस्केडिंग किए हैं, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, A3 का जो आउटपुट होगा दिस इज कॉल्ड द आउटपुट। A3 का आउटपुट हम इसको यूज किए हैं V3 अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज किसका है, जो फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर का जो इनपुट है दिस इज कॉल्ड द V1, इसलिए हम V3 अपॉन V1 हो गया। यहाँ से तुम्हारा V3 अपॉन V1 तो फाइंड करना है, यही तुम्हारा टोटल कैस्केडिंग का वोल्टेज गेन निकल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, अब V3 है तो V3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ देखो इसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, V3 अपॉन इसका A3 का जो यहाँ पर जो इनपुट होगा, इसको कुछ नाम दे दो, V3I, माने इनपुट वोल्टेज, माने थर्ड स्टेज का इनपुट वोल्टेज है, समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद सेकंड में V3 क्या होगा, ध्यान देना, V3I ही होगा। अब A2 का जो आउटपुट वोल्टेज क्या है, A2 का जो आउटपुट वोल्टेज A3 का जो इनपुट वोल्टेज दोनों सेम ही है ना। यस सर। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस सर। पिक्चर क्लियर दिख रहा है कि व्हाइट बोर्ड शेयर करूं, सर व्हाइट बोर्ड शो कीजिए। ओके देखो इधर से मान लो दिस इज कॉल्ड द A1, यहाँ से हो गया तुम्हारा A2। हमें लगे समझ जाओगे क्योंकि थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी कंप्लीट करना चाह रहे थे, इसीलिए हम जल्दी इसको कंप्लीट करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा 3 स्टेज का कैस्केडिंग किए, 3 स्टेज का कैस्केडिंग किए। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा इनपुट हो गया, यहाँ तुम्हारा आउटपुट हो गया। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हो गया, यहाँ पर आउटपुट है, 3 स्टेज का क्या है कैस्केडिंग किए हैं। अब हम जानते हैं वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, मतलब कि V0 अपॉन Vi। अब V0 अपॉन Vi क्या होगा, अब इसको ब्रेक करते चलो, V0 अपॉन यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है, कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर A3 पर जो इनपुट वोल्टेज है वो लिख दो। मान लो A3 पर जो इनपुट वोल्टेज है उसको कर दो, मान लो क्या कर दोगे, V2। क्यों V2 किए, क्योंकि देखो A2 का जो आउटपुट वोल्टेज है, ध्यान देना, A2 का जो आउटपुट वोल्टेज वही तो A3 का इनपुट वोल्टेज है, समझ रहे हो। तो इसको हम ये कर दिए,
V2 अपॉन V1, यहाँ पर भी, यहाँ क्या है V2, यहाँ पर क्या है V1, V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाई V1 अपॉन VI, VI कर सकते हैं? VI. हाँ, ये क्यों कर सकते हैं? Yes, sir. सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर इसको। हेलो, अब यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करो, क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज अपॉन V2 किए, मल्टीप्लाई V2 अपॉन V1 किए। अब यहाँ पर देखो, इस तरह से इसलिए कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल एम्पलीफायर का गेन के टर्म में हमको लिखना है, इसलिए इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। अब हम इसको देखो, अब इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा, V2 से V2 कट जाएगा, V1 से V1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट ही आ जाएगा। तो यहाँ यस सर, यस सर, हाँ, यस सर। हाँ, यहाँ पर V2 को कट जाएगा, V1 कट जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज ही आ जाएगा। तो क्या यस सर। हाँ, हमें लिखने का इसका मोटो क्या था, लिखने का मोटो यह था कि पहले तो हम रिजल्टेंट लिखे आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, उसको हम ब्रेक किए हैं। ब्रेक क्यों कर रहे हैं, ताकि इंडिविजुअल गेन के टर्म में लिख सके। अब इसको हम इतना हम लिख ही सकते हैं। अब यहाँ बताना, आउटपुट पहला जो टर्म है आउटपुट वोल्टेज अपॉन V2, ये क्या हो सकता है, ये किसका गेन है, लास्ट वाला एम्पलीफायर। लास्ट वाला एम्पलीफायर, मतलब कि A3 A3. A3 सर। मल्टीप्लाई A2. A2 सर। मल्टीप्लाई A1 देन A1 सर। ओके गुड। ये सर तुम्हारा वोल्टेज गेन का कैस्केडिंग एम्पलीफायर का तुम्हारा निकल गया। अब तुम देखने से क्या लग रहा है, जो पहले गेन सिंपल एक एम्पलीफायर के मान लो 100 था, अब हम दो को कैस्केडिंग करेंगे तो गेन कितना हो जाएगा, 200, sir. 200 होगा। सर क्वेश्चन क्या था सर? तुम तो मत गलती करो, क्योंकि एक एम्पलीफायर का गेन 100 है और दो एम्पलीफायर को हम क्या की इधर से कैस्केडिंग कर देंगे तो कितना गेन होगा, 10,000 सर। Sir, 10,000. 10,000 होगा ना, 1000 सर। मल्टीप्लाई हो रहा है ना। Yes, sir. ओके ठीक है, इस तरह से देखो इसीलिए कैस्केडिंग करते हैं हम लोग गेन को एम्पलीफाई करने के लिए। और एक चीज तुम लोग को हम बोल दूं, एक मिनट, तुम लोग का आज लास्ट दिन का अटेंडेंस जा रहा है मिड सेम के लिए। बहुत लोग स्वप्नशील, क्यों तुम लास्ट बाद में क्लास अटेंड किए हो, नहीं सर, कब से क्लास ज्वाइन अटेंड किए हो, स्टार्टिंग से किए सर। तुम्हारा अटेंडेंस बहुत कम है। सर गलत अटेंडेंस मार दिए होंगे आप, रोल नंबर। नहीं स्वप्नशील ही था। सर एक बार अटेंडेंस आप शेयर कर दीजिएगा तो ठीक। नहीं अटेंडेंस शेयर नहीं करूंगा, वो एचओडी शेयर सर तो हम करेंगे। रेगुलर जैसे क्लास किए, आप अगर स्वपनशील का बोल रहे कम है अटेंडेंस, इस तरह हम लोग का भी हो सकता है। सुनो, हम एक पहली चीज अटेंडेंस हम एचओडी से कंसल्ट करना, अटेंडेंस तो हम लेकिन हाँ जिसका कम है हमें उसको बता देता हूँ, क्योंकि देखो स्वप्नशील क्लास कर, सीरियसली बताना तुम क्लास कब से कर रहे हो, स्टार्टिंग से किए सर, एक भी क्लास मिस नहीं है मेरा। सिर्फ तुम्हारा ही है, जितने लोग को हम नाम जानते हैं, जितने लोग को हम नाम पुकारते हैं उस सब का सही है, तो सिर्फ तेरा ही ऐसा मिस क्यों हुआ। सर कभी कभी होता था कि लास्ट में जैसे अटेंडेंस बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पहले देगा, इलेक्ट्रिकल बाद में, हाँ तो उस टाइम कभी कभी छूट जाता था, तो एक देखो तो सर कम होगा, लेकिन पूरा देखो 100% नहीं होगा। नहीं वो नहीं करना चाहते, तुम्हारा हम नाम जान रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं तुमसे, क्योंकि रीजन क्या हुआ, कल हम तुम लोग को अटेंडेंस हम बना चुके हैं, आज का क्लास के बाद हम तुम्हारा अटेंडेंस पुट करके हम एचओडी के पास भेज देंगे, तुम लोग अपना एचओडी से कंसल्ट कर लेना। लेकिन जो कुछ लोग को जितना हम नाम जानते हैं उस सबका सही है, जो लोग क्लास अटेंड करते हो किसी का कम नहीं है, जो लोग हम जानते हैं, बाकी उसमें से सिर्फ तुम ही एक हो जिसका अटेंडेंस कम है। चलो यहाँ पर हो गया,
अब देखो इस तरह तुम्हारा वोल्टेज गेन ओवरऑल वोल्टेज गेन निकल गया, जैसे हम लोग भी डिस्कस किए, सेम चीज है। देखो ओवरऑल वोल्टेज गेन तुम्हारा निकल गया। अब ओवरऑल तुम्हारा वोल्टेज गेन निकल गया, अब उसके बाद ओवरऑल करंट गेन सिमिलर सेम टाइप की होगा, करंट गेन भी प्रोडक्ट ऑफ द एवरी स्टेज एम्पलीफायर इज कॉल्ड द टोटल करंट गेन ऑफ द कंबाइंड एम्पलीफायर का। इधर तुम्हारा करंट गेन निकल गया टोटल कंबाइंड कैस्केडिंग एम्पलीफायर का। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, करंट गेन वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा जब फर्स्ट स्टेज का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड द ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस। और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? सर लास्ट वाले का। लास्ट वाले स्टेज का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड द आउटपुट रेजिस्टेंस। यही इतना ही तुमको पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा एग्जाम में आता है, इस तरह से डिराइव इतना करके बता देना। और उसके बावजूद भी देखो यदि हाई इतनी से ज्यादा नहीं आएगा, तुम्हारा जितना सिलेबस है इतने सफिशिएंट है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा यदि कोई एग्जामिनर कोई वाइवा में तुमको पूछा जाता है कि इसको कैसे होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन और करो। ऐसे तो हम जिस तरह से वोल्टेज गेन अभी हम कैस्केडिंग करके अभी मुझे बताए, अभी कहाँ पे बताए थे, जो भी हो कैस्केडिंग करके 3 स्टेज एम्पलीफायर को हम जिस तरह से हम बताए हैं, उस तरह से आउटपुट टोटल आउटपुट अपॉन इनपुट करना, उस तरह से बताओगे तो सब सही है। लेकिन इसके बाद में आप कोई डेप्थ में कोई पूछना चाहता है तो क्या कर सकते हैं? सर्किट बना के दिखा देंगे। गुड, क्या करोगे? उसका सर्किट, कौन सा सर्किट बनाओगे? हाइब्रिड मॉडल। गुड, एच पैरामीटर मॉडल उसको बना देना। इस तरह से हाइब्रिड मॉडल बना के एक दो तीन को कैस्केडिंग कर देना और इस तरह से बता देना, बस समझ जाएगा कि तुम कंसेप्ट अंदर के समझ रहे हो। मतलब कि देखो अब यहाँ तक डिस्कस हो गया। कहना चाह रहे हैं जैसे हम बात करते हैं जनरली बाय डिफॉल्ट, यदि कोई ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है तो समझ जाना कि एट लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पर डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन यदि कोई जनरल ऐसे कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछ दिया, तो यदि तुमको दोनों पता है तो स्मार्ट बनो, सीधे क्वेश्चन बोलो कि सर एट लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पर ऐसे से होता है, एट हाई फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। और जिसको हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है उससे मैं याद आ रहा है, सिंपल लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को क्या करो, एट लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को डिस्कस कर देना। ये तुम्हारा हो गया। अब देखो एट हाई फ्रीक्वेंसी पर हम बताए थे, एट लो फ्रीक्वेंसी एट हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या डिफरेंस था, कुछ लोग को याद है? कुछ याद आ रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटेंस। गुड। अब यहाँ पर तुम लोग को एक व्हाइट बोर्ड हम शेयर कर रहे हैं, एक मिनट देखो, यहाँ तक देखो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बीजेटी के बारे में। अब हम फिर से वही बीजेटी को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है पता है, कैसे किस तरह से डोपिंग किया हुआ रहता है, उसका साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस सबको पता है। ये होता है, मान लो इमीटर है, मान लो का इमीटर ही है, इसी तरह बेस है, इसी कॉल द कलेक्टर है। ओके, इस जंक्शन कौन सा जंक्शन बोलते हैं? इमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन। यस सर। ओके, अब यहाँ पर जो भी हो, हम अभी साइज को पूरा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जो भी साइज समझ लेना, जैसा भी साइज हो, डिप्रेशन बीच का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पर जो ऑलरेडी हम बताए थे जब एट लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को डिस्कस किए थे, कि जब एट लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जब बात करते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी, अब उसका भी बताए थे कि कैपेसिटर का जो उसका इम्पीडेंस होता है कितना होता है, -j(XC). अब -j(XC) को इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, -j/(ωc), ये हम बताए थे। अब -j/(ωc) है, इसको इस तरह से ये भी लिखते हैं 1/j/ωc, जे नीचे आएगा तो समझ गया होगा, वो 1/j/ωc जो भी हो। अब यहाँ ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, 2πf कर दो, मतलब f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ ध्यान दो, जब एट लो फ्रीक्वेंसी बात हम करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी मतलब कि लगभग 0,
जब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 होगा तो मतलब कि कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किट, मतलब कि कैपेसिटर के रोल नहीं आ रहा था एट लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पर। अब बात करते हैं जब हाई फ्रीक्वेंसी जब बात करते हैं, जब हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का तो रोल आएगा, और जब फ्रीक्वेंसी का रोल आएगा तो मतलब कैपेसिटर के रोल आ जाएगा। अब कैपेसिटर क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, कोई भी दो प्लेट के बीच में जब चार्ज स्टोर होता है तो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में बोल दो या दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में यदि कोई चार्ज, ऑब्वियस बात है चार्ज स्टोर हो रहा है मतलब कंडक्टिंग प्लेट ही है या तो सेमीकंडक्टर है। तो जो चार्ज स्टोर हो रहा है, तो जब चार्ज स्टोर हो रहा है इस तरह से कैपेसिटर का फॉर्म करता है। जब कैपेसिटर के फॉर्म करेगा तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है? हेलो, दो कैपेसिटर फॉर्म हुआ, कहाँ कहाँ फॉर्म होगा? यही और जैसी। ओके ठीक है, दो कैपेसिटर इधर से फॉर्म हुआ। ओके, यहाँ तो समझ में सबको आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, याद करो ये ट्रांजिस्टर जब हम लोग पढ़े थे उस टाइम, ट्रांजिस्टर या मॉसफेट आगे हम लोग जो पढ़ेंगे। अब देखो ऐसा तो है नहीं, अब यहाँ इमीटर से बात करते हैं। देखो इमीटर समझते हैं, इमीटर से जो चार्ज करिए जो इंटर किया, ऐसा तो है नहीं कि जब शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से जो भी करंट इधर चार्ज करिए फ्लो होगा पूरा शॉर्ट सर्किट है। जब कुछ अपोज कर रहा है मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस है, चार्ज करिए जब फ्लो हो रहा है किसी कारण जो क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, क्या है एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अब ट्रांजिस्टर का हम ये भी बताया था जब बीजेटी जब पढ़े थे, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर ट्रांजिशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम वन, याद करो, वन रीजन टू अनदर रीजन। अब यहाँ क्या है कि वन रेजिस्टेंस रीजन टू अनदर रेजिस्टेंस रीजन जो चार्ज कैरियर फ्लो कर, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिस्टर। अब यहाँ बताना कि हर एक जो रीजन में चार्ज कैरियर जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, चार्ज कैरियर जब फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसको रेसिस्ट भी कर रहा है, या तो उसका अपना आयंस के कारण अपना चार्ज कैरियर कारण क्या हो रहा है उसको रेसिस्ट कर रहा है, या कोई दूसरे के चार्ज कैरियर कारण उसको अपोज कर रहा है। एक तरह से क्या हो रहा है, जो चार्ज कैरियर फ्लो हो रहा है वन रेजिस्टेंस रीजन टू अनदर रेजिस्टेंस रीजन में फ्लो हो रहा है। अब हम जानते हैं कि जब फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस के हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो सर, गुड। आज जब रिवर्स वाइज, गुड, आज जब रिवर्स वाइज करते थे हाई रेजिस्टेंस सर, रिवर्स वाइज। ओके, चार्ज हो जाएगा। ओके, जब चार्ज करिए जब फ्लो हो रहा है लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की रीजन की तरफ फ्लो हो रहा है कि हाई रेजिस्टेंस से लो जा रहा है? सर लो टू हाई, लो टू हाई। हाई। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। अब यहाँ अब ध्यान देना, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम करने क्या जा रहे हैं, हम लोग यह करने जा रहे हैं, हम ऑलरेडी डायोड से पढ़ते आ रहे हैं कि डायोड को इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किए। उसके बाद हम आए ट्रांजिस्टर पर, ट्रांजिस्टर को भी इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्यों पढ़ते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम सर्किट जानते हैं कि सर्किट में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं करंट वोल्टेज एंड जो भी हो इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एट लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पर क्या किए थे, जो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट था उसी इक्विवेलेंट सर्किट से इजीली हम लोग फाइंड कर लिए थे ना, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इजीली फाइंड किए कि नहीं किए? हेलो, यस सर। यस सर। उसी तरह से डायोड में भी हम लोग देखे थे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट कन्वर्ट किए थे, इक्विवेलेंट सर्किट क्यों कन्वर्ट किए थे वो भी हम लोग पढ़ दिए किए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर एट हाई फ्रीक्वेंसी पर उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांजिस्टर का क्या होगा वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, किसी एक पॉइंट पर हम क्या मान लो कि कोई यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लो दिस इज द बी डैश, क्या मान लो बी डैश, कोई पॉइंट मान रहे हैं बेस में है इसलिए हम उसको बी डैश मान रहे हैं। अब बी क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि नीचे ऑलरेडी यहाँ पर बेस टर्मिनल कंसीडर कर रहे हैं, पता है यहाँ बेस टर्मिनल है इस पॉइंट पर, यहाँ पर इमीटर है, यहाँ पर कलेक्टर है कनेक्ट किए हुए हैं। कलेक्टर टर्मिनल की बात कर रहे हैं, कलेक्टर टोटल नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्टर टर्मिनल यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम रखे हैं, बी डैश, क्योंकि बेस रीजन है इसलिए बी रखे हैं, बी डैश हो गया। ठीक है,
अब यहां से ध्यान देना, बी डैश से बी के बीच में यहां एक रेजिस्टेंस होगा, बेस टर्मिनल ये इस पॉइंट से बेस जाने के लिए चार्ज का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, हो सकता है कम ही होगा लेकिन होगा तो कुछ रेजिस्टेंस सेम Yes, डिजाइन। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, आर बी बीबी बीबी डैश बीबी डैश बी डैश। क्यों? क्योंकि बी से बी जा रहा है इसलिए इसको नोमेनक्लेचर रखे हैं, बी से बी डैश है। ठीक है, अब बी डैश से कलेक्टर के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा ना? yes, sir. इसको नाम रखा गया है आर, यहाँ पर बी डैश होगा, बी डैश बी, यहाँ पर बी डैश बी होगा, समझ जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम होगा, बी डैश सी, आर बी डैश सी हो गया। समझ में आ रहा होगा कि उस पॉइंट से कलेक्टर टर्मिनल के बीच में एक डिस्टेंस अपोज कर रहा है इसलिए बी डैश सी हुआ। अब यहां से अब बताना, यहां से भी एक रेजिस्टेंस है। अब हम लो रेजिस्टेंस, ऑलरेडी लो रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियस बात है कि फॉरवर्ड वाइज हम लोग कंसीडर करते हैं, जो भी हो इन एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं, तो जो भी रेजिस्टेंस हो, कितना इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा अभी हम डिस्कस बाद में करेंगे। अब यहाँ इसका रेजिस्टेंस होगा, उसका नाम क्या रखेंगे, बी डैश ई। अब क्यों, हाँ, हर एक चीज का नोमेनक्लेचर के बीच में नाम समझ में आ रहा होगा। ई मतलब इमीटर सेक्शन की तरफ, सी मतलब कलेक्टर सेक्शन की तरफ, बी मतलब बेस की तरफ। ई नहीं है यहाँ पर, बी डैश नहीं है, समझ जाना, जो भी हो। इस तरह तुम्हारा हो गया एक तो रेजिस्टेंस हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ कैपेसिटर को कंप्लीट करना चाहेंगे तो क्या होगा, बताना तुम लोग। कैपेसिटर किसके बीच में लाई हो रहा है, किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, ईबी और बीसी का बीच। ईबी एंड बी। अब देखो, एक कैपेसिटर इसके बीच में लाई हो फॉर्म होगा, एक कैपेसिटर इसके बीच में फॉर्म हो गया, और दूसरा कैपेसिटर किसके बीच में फॉर्म हुआ, कलेक्टर एमिटर के बीच में। कलेक्ट इसी पॉइंट कलेक्टर टू इमीटर, यहाँ पर देखो बेस टू कलेक्टर, बेस टू कलेक्टर। ठीक है, अब इस तरह तुम्हारा दो कलेक्टर का फॉर्मेशन, दो कैपेसिटर का फॉर्मेशन दिख गया होगा। ठीक है, अब इस तरह से एट हाई फ्रिक्वेंसी पर इस तरह से तुम्हारा एक इसका अंदर की बात हम बताएंगे कि इस तरह से इसका अंदर कैपेसिटर और अंदर का इसका रेजिस्टेंस है, इस तरह से इसका रेजिस्टेंस फॉर्म होगा। अब इसका बात करते हैं, अब सीधे कॉमन मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। कॉमन मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे कि कॉमन मीटर को फॉर्म करेंगे तो इसको हम इरेज करते हैं। एक पहले चलो डायरेक्ट हम यहीं पर आते हैं। देखो इस तरह तुम्हारा कैपेसिटर से फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, डायरेक्ट यहीं से आते हैं। दिख रहा है इस सर्किट को, हाइब्रिड पाई मॉडल। अब देखो एट हाई फ्रिक्वेंसी पर उसको हाइब्रिड पाई मॉडल भी बोलते हैं। या तो तुम्हारे एग्जाम में एट हाई फ्रिक्वेंसी आएगा या तो हाइब्रिड पाई मॉडल आएगा। अब वो कौन सा मॉडल था, हाइब्रिड एस पैरामीटर, क्या है, हाइब्रिड पाई मॉडल। अब यहाँ पर देखो इस सर्किट कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ से देखो, यहाँ बी डैश समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट कर रहा तुम भी। बी डैश समझ में आ गया होगा, बी डैश से बी में वो रेजिस्टेंस ले लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बी डैश से मीटर के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस ले लिए, यहाँ ये भी समझ में आ गया होगा जो कि अभी हम डिस्कस किए थे। ठीक है, बी डैश से कलेक्टर के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, यहाँ तो समझ में आ गया होगा ना। ओके हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद कैपेसिटर के बाद हम किए थे, बी डैश से कलेक्टर के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म हुआ इस समझ में आ गया होगा, कैपेसिटर बी डैश टू सी। यस सर। ओके, अब बी डैश से इमीटर के बीच में जो कैपेसिटर का जब फॉर्म हुआ था ये भी समझ में आ गया होगा। अभी जो अभी
अभी जो समझाए थे अभी यस सर, बेस और एमीटर। हाँ, बेस टू इमीटर के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म होगा वो भी समझ में आ गया, बेस टू कलेक्टर के बीच में जो फॉर्म होगा वो भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, कॉमन इमीटर को हम बना रहे हैं। कॉमन इमीटर को, अब मेन जो सर्किट है वही है, अब हम कॉमन इमीटर में किस तरह से उसका अरेंजमेंट है उसको हम तुमको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक जितने भी हम पैरामीटर बताए वहां तक वो यूज हो गया। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर ध्यान देना, अब यहाँ टू एक जो रेजिस्टेंस है कलेक्टर टू इमीटर, जो टोटल जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं इमीटर टू कलेक्टर, तो इसके बीच में तो रेजिस्टेंस होगा कलेक्टर टू इमीटर के बीच में। ऐसा तो है नहीं कि कलेक्टर टू इमीटर शॉर्ट सर्किट है, चार्ज कैरियर जो फ्लो हो रहा है आखिर इमीटर सेक्शन टू कहाँ जा रहा है, हम कलेक्टर सेक्शन की तरफ, तो उसके बीच में टोटल एक रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पर RCE है। क्या है, RC कलेक्टर टू इमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस है कैपेसिटर है उस सब इस समय में आ गया होगा किसके किसके बीच में कौन सा पॉइंट है। सर ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है। हाँ, कलेक्टर टू इमीटर के बीच में रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ध्यान देना, अब मेन चीज यहाँ पे फोकस करना, ये तुमको एक अननोन टर्म आ रहा है। या नोन टर्म क्या है, ऑलरेडी हम जानते हैं कौन सा है, डिपेंडेंट करेंट सोर्स। क्या है, डिपेंडेंट करेंट सोर्स। वहां पर भी हाँ डिपेंडेंट करेंट सोर्स, वहां पर भी डिपेंडेंट करेंट सोर्स था, याद है। वहां पर जो डिपेंडेंट सोर्स था उसका वैल्यू कितना था, इस पैरामीटर मॉडल में हम बात कर रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं। इस पैरामीटर मॉडल में करेंट, यहाँ पर जो करेंट था वो कितना था, उसका वैल्यू HR/I1 सर। एक मिनट, नहीं HR नहीं था भाई, HF/I1। हाँ HF, अभी कॉमन मीटर की बात करते थे, HFE एंड I1, वही I1। हाँ बहुत अंतर है, HR और HF में बहुत अंतर है, जब बहुत आसमान पाताल का डिफरेंस है। ठीक है, HR आ जाता था वोल्टेज सोर्स में सर वहाँ। हाँ जो भी हो, यहाँ देखो HFE हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, HFE जो है यहाँ पर क्या था, कुछ याद आ रहा है, HFE क्या था, तू बोलेगा नहीं। इम्पीडेंस। HFE तुम सर HFE फॉरवर्ड गेन था सर, करंट। गुड, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि कितना लोग रिवाइज करते हो। चलो कोई ना, ठीक है। इस तरह से GM, अब यहाँ पर GM क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। GM क्या है, इसे नोट्स हम भेज देंगे। यहाँ पर GM क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। अब यहाँ पर ध्यान देना, ट्रांस कंडक्टेंस दिखा है, ये BBE है। क्या है, जो वोल्टेज यहाँ पर है BBE है। BB मतलब बेस डैश, इसके बीच में, मतलब कि BB डैश किसके बीच में वोल्टेज है, यहाँ का इसके अक्रॉस वोल्टेज है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो वोल्टेज है R, इसके अक्रॉस वोल्टेज है। ये रेज करने देता, समझ में आएगा। समझ में आया, एमीटर के बीच में। हाँ, बेस डैश एंड बी डैश, मतलब बी डैश एंड इमीटर के बीच का वोल्टेज है। मतलब कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है, नहीं कि बेस टू इमीटर वोल्टेज है। इसी को ध्यान रखना, बेस टू इमीटर वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, फिर तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज नहीं है, क्या है, बी डैश एंड इमीटर के बीच में जो करेंट वोल्टेज होगा वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। तो ट्रांस कंडक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांस कंडक्टेंस इनटू ई बी डैश ई वोल्टेज है। यही तुम्हारा हाइब्रिड पाई मॉडल हो गया। तुम्हारा सिलेबस में इतना ही है। इसका कौन सा पैरामीटर होता है ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस एट ए हाई फ्रिक्वेंसी का इसको इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है यह पढ़ना है। ज्यादा तुमको एक नोट्स हम दे देंगे ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में, क्या होता है ट्रांस कंडक्टेंस, हम शायद बताए थे ट्रांस कंडक्टेंस। अच्छा, कंडक्टेंस मतलब क्या होता है,
सर रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ओके, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ट्रांस मतलब हम याद है, ट्रांस मतलब क्या होता है, हम कुछ बताए थे? जो भी हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लेना, IC अपॉन BT। IT अपॉन, कैसे डिराइव करके आया अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उतना, अभी तो हम लोग जरूरत नहीं है। ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू क्या है, IC अपॉन BT। अब IC क्या है ऑलरेडी सबको पता है, क्या है, कलेक्टर करंट। BT क्या है, थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, टर्मिनल नहीं, थर्मल। थर्मल वोल्टेज है, थर्मल, हाँ, थर्मल वोल्टेज के वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना होता है, 25 मिली। 0.25। हाँ, जो अब इस तरह तुम्हारा इस पर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना ही सबसे। यदि मिड सेम में या कहीं पर भी क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन समझ जाना है कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। मेजर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा तुमको नहीं आएगा।